हिमाचल प्रदेश से कुछ बच्चे दूरदर्शन भवन आए और उन्होंने हमारी श्वेता जो एक सहयोगी हैं उनके साथ बातचीत करी कि सक्सेस के मायने उनके लिए क्या है। आइए उनको देखते हैं। हमारी जिंदगी कई तरह के उतार चढ़ाव से बनी हुई है और ठीक इसी तरह हमारी सफलता के रास्ते में भी कई सारे उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन अगर कड़ी मेहनत, उसके साथ साथ लगन और धैर्य हमारे साथ है तो हमें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो बहरहाल आज हम इसी विषय पर बात करने वाले हैं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे सफलता के मंत्र पर, जानेंगे क्या है सफलता का मंत्र। फितरत है इंसान की कि वो हमेशा आगे बढ़ने की बाबत तमाम तरह की कोशिशें करता है, करनी भी चाहिए, क्योंकि ये प्रयास ही एक नई पहचान बनाता है। कामयाब कोशिशें देश दुनिया के लिए मिसाल बन जाती हैं। अब मैं जानना चाहूंगी आपसे, आपकी नज़र में सफलता का मंत्र क्या होगा? From me, I would say like being consistent and being creative is a mantra to success. And for me, success is something like doing things in a way कि मैं उन्हें बाद में रिग्रेट ना करूं। जी, अब मैं जानना चाहूंगी आपसे, सक्सेस जो होती है उसके रास्ते हमें खुद ही बनाने पड़ते हैं, क्योंकि थ्योरेटिकल जो नॉलेज होती है वो एक टेम्पररी नॉलेज होती है अकॉर्डिंग टू मी। अपने दिमाग में भी हम जो है वो जब भी हम कुछ पढ़ते हैं या कुछ किताबों में देखते हैं तो हमें उसको प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जो है वो उसको तब्दील करना पड़ता है। दस्तूर भी यही है कि हर सफल कहानी बड़े ही चाव से सुनी और सुनाई जाती है। इज्जत आबरू बढ़ती है, हौसला अफजाई करती हैं सफल गाथाएं, लेकिन अक्सर समझदार लोग ये कहते हैं सफलता के पीछे कितनी असफलताएं छिपी हैं उसके बारे में कोई नहीं सोचता। जब आप अपने लिए कुछ करते हो तब तो आपके सामने बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको आप लेट गो भी करते हो, आगे भी बढ़ते हो और आप अपने मंजिल को पा लेते हो, लेकिन जब आप अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हो तो ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात होती है। आपसे जानना चाहेंगे आपकी सक्सेस का मंत्र क्या है और आप क्या कुछ खास कर रहे हैं? एज अ डिफेंस एस्पिरेंट और कोई भी एस्पिरेंट है, उनके जीवन में हर दिन फेलियर का सामना करना ही पड़ता है। कभी ऐसा लगता है कि आज पढ़ाई नहीं करनी है, लेकिन फिर भी हम अपने आप को मोटिवेट करते हैं कि नहीं, हमें पढ़ाई करनी है। और अगर ज़्यादा पढ़ाई करने का मन ना हो तो कुछ और एक्टिविटीज़ कर ली, जैसे कि बाहर जाके खेल लिए, थोड़ा बहुत लोगों से इंटरेक्शन कर लिया। हार्ड वर्क तो करना ही होता है, साथ के साथ हमें स्मार्ट वर्क भी करना होता है, क्योंकि अगर हार्ड वर्क करते रहेंगे तो सक्सेस मिलेगी मगर थोड़ी लेट मिल सकती है। स्मार्ट वर्क से हमें वही सक्सेस जल्दी मिल सकती है। जितना हम अपने आप में डिसिप्लिन रखेंगे उतनी ही जल्दी हम अपने एम को अचीव करेंगे और जितनी ही जल्दी हम सक्सेस हो पाएंगे। हमें पढ़ाई घंटे के हिसाब से नहीं करनी चाहिए, हमें एक मंजिल बनानी चाहिए कि आज मैं इतना पढ़ूंगा, चाहे फिर 10 घंटे लगें या चाहे फिर लगे उससे 5 घंटे। अगर मेरे पेरेंट्स मेरे पे प्राउड हैं तो आई थिंक मुझे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती कि मैं अपने गोल्स अचीव ना कर पाऊँ। तो सफलता क्या है? कैसे एक इंसान कामयाबी को हासिल करे, ये एक अहम सवाल है। हर कोई सफलता की मिसाल बनना चाहता है। अगर आप 100% डेडिकेशन के साथ कोई काम करते हैं तो आप ज़रूर ही अपने लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे। और आपकी सक्सेस का मंत्र क्या है? एक आपका जो गोल है उसके प्रति आपका फोकस होना चाहिए, बिल्कुल। प्लस सेकंड डेडिकेशन, क्योंकि ऐसा होता है कि जब हम कहीं पे पढ़ रहे हैं, चाहे कॉलेज है चाहे एक स्कूल है, तो क्या होता है हम पीयर प्रेशर में आके। एज ए स्पोर्ट्समैन मैं सक्सेस का मंत्र यही मानता हूँ, प्रैक्टिस, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अगर हम हार्ड वर्क का हाथ नहीं छोड़ेंगे तो डेफिनेटली जो हमारी सक्सेस है वो हमारे कदम चूमेगी। जिस भी चीज़ को हम करें उसके बेसिक्स बिल्कुल क्लियर, गो डीप एंड फोकस ऑन डिटेल्स एंड विद डिसिप्लिन। कामयाबी को हासिल करने के लिए सबसे बड़ी विशेषता है कि आप अपने मन को कैसे संतुलित करें, यानी मानसिक दबाव को कैसे कम करें ताकि शिखर पर पहुंचने में तन और मन का संतुलन बना रहे। अगर आपके अंदर किसी भी चीज़ को लेकर डर रहेगा या किसी भी चीज़ को लेकर डाउट रहेगा तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो अपने डर को एक तरफ रखें। अगर आपसे कहा जाए कि चलिए एक लाइन में सफलता का मंत्र दीजिए तो आप क्या कहना चाहेंगे? फेलियर से डरना नहीं चाहिए। अगर वो फेलियर से एक्सेप्ट कर ले तो वो ज़िंदगी में कुछ भी कर सकता है। सक्सेस इज इक्वल टू सर्विस बिफोर सेल्फ। ये हमारा फिजिकल, मेंटल और मोरल वैल्यूज़ का कम्बिनेशन होता है। वी शुड फोकस ऑन आवर वर्क बिकॉज वर्क इज़ वर्शिप। काम कोई भी क्यों ना हो, चाहे शैक्षिक परीक्षाएं हो, नौकरी की प्रतियोगिता परीक्षाएं हो, व्यापार को स्थापित करने की चुनौतियां हो, मकान बनाने की कोशिश हो, रिश्ते नाते निभाने की ललक हो, यानी जिंदगी का कोई भी पहलू क्यों ना हो, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए।
मानसिक दबाव में नहीं आना चाहिए। आपको भी अपनी ज़िंदगी में अपने लक्ष्य के प्रति कुछ नियम को बनाना चाहिए और उन नियम को आपको बाकायदा फॉलो करना चाहिए, जिससे आप सक्सेस की तरफ आसानी से बढ़ सकते हैं। अब मैं आपसे जानना चाहूँगी, आप कैसे अपने स्ट्रेस को दूर करते हैं? बिलीव इन योर सेल्फ, आत्मविश्वास, पॉजिटिविटी और मैम गुड थॉट्स होना ज़रूरी है। जैसे मैम हम किसी सक्सेस के पाथ पे होते हैं तो कई फेलियर्स का सामना करना पड़ता है, तो डिमोटिवेट नहीं करना है खुद को और पॉजिटिविटी के साथ उसको चैलेंज करना है। मन तो चंचल है, विचलित होगा ही, लेकिन अपने आप को बेबाक रखिए, इच्छा शक्ति मजबूत रखिए, फैसले पर अडिग रहिए, फिर देखिए सफलता आपके कदम चूमती है या नहीं। अब हम कार्यक्रम के उस मोड़ पर आ गए जहां हम आपको एक स्टार से मिलवाने वाले हैं, जो कि एक बहुत ही पॉपुलर सिंगर हैं। स्वागत करते हैं जोरदार तालियों से अनुराग वशिष्ठ का। अनुराग जी, वेलकम। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। जैसा कि हम आज यहाँ पर सफलता के मंत्र की बात कर रहे हैं और आप एक सिंगर हैं, तो आप एक सिंगर कैसे बने, उसके बारे में कुछ बताएं और आपकी सफलता का मंत्र क्या है? मेरा ऐसा कुछ था ही नहीं कि मुझे गाना है। आई ऑलवेज वॉन्टेड टू बी एन ऑथर। और ये जर्नी मेरी म्यूज़िक वाली हमीरपुर से इसलिए शुरू हुई क्योंकि मैं बोर्डिंग स्कूल में था। आई वॉज राइटिंग अ नॉवल विच इज़ कॉल्ड राइट माई नेम इन वाटर। वो ड्राफ्ट था, मैं अपने सारे दोस्तों को, जैसे आप सारे दोस्त बैठे हो, मैंने आपको बुक दिया अपना, आपने पढ़ा। अब एक बुक पढ़ने के लिए यू वुड नीड टाइम, राइट? तो मेरे दोस्त बोलते थे पता नहीं क्या करता रहता है पागल, सुबह उठता है और किताब खोल के कुछ लिखने लग जाता है, बट किसी को समझ नहीं आता था ये। तो ये समझ ना आने पे मुझे, अब मैं परेशान होने लगा कि यार ये तो चलेगा नहीं ऐसे, अगर मैं ऐसे लिखता रहूँगा तब तो कुछ नहीं हो पाएगा। सो आई स्टार्टेड मेकिंग जिंगल्स छोटे छोटे, फिर मैं उनको अपने सीने के साथ बैठ के गिटार पे गाने लगा एंड आई स्टार्टेड गेटिंग अप्रिशिएटेड फॉर इट। सो मुझे लगा वाओ, मे बी दिस इज़ समथिंग आई ऑलवेज वांटेड टू राइट ओनली, बट मे बी इट्स ईजी व्हेन यू सिंग इट विद अ मेलोडी, you make some music along it, and it's more easy for the person also to attain that emotion, right? तो मेरा वो जर्नी रहा as a singer songwriter, so I write my own songs, I compose them. हमारी जर्नी और जो भी हम कर रहे हैं, that essence is वो, अगर माँ बाप नहीं होते तो हम नहीं होते। तो कि जाना है दूर पर जाना नहीं, तुझ में बस के रह जाना यहीं, एक ज़िंदगी तेरे संग ना मंजूर, हर ज़िंदगी तू मिले बादस्तूर। वाह, बहुत 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 उम्दा। देखिए इसमें कितने भाव हैं, उनकी बातों में, उनके लहजे में और साथ ही साथ उन शब्दों में कितने भाव हैं। जी, अब हम चाहेंगे कि आप कुछ गुनगुना के भी बताएं। हाँ तेरा हाथ हो जो मेरे हाथों में, और सर्दियों की सुबह हो तो खुश रहे हाँ हर जन्म, तू बस मेरी दिन रात हो, तुम यहीं हो, लगता है तुम यहीं दिन रात। सो दैट इज तुम यहीं हो। वेरी ब्यूटीफुल। अब हमारे यहाँ जो दोस्त बैठे हैं, अगर वो अनुराग से कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, उनके मन में कोई बात है, अनुराग हमारे साथ हैं और वो आपको आपके सवाल का जवाब ज़रूर देंगे। मेरा नाम शिवांश धर्मानी है सर, और मैंने भी 2 वाक्य लिखे थे कि जब हम बिगनिंग से स्टार्ट करते हैं और हमें लगता है कि वो भी मेरा साथ नहीं दे रहा है और वो भी मेरा साथ नहीं दे रहा है। तू अकेला ही सही, तू अकेला ही चल, तू अकेला ही सही, तू अकेला ही चल, कोई तेरे साथ नहीं खड़ेगा, कोई तेरे साथ नहीं खड़ेगा, तू हंसता हुआ चल मुसाफिर, क्योंकि तुझे तेरी सक्सेस का रास्ता तुझे खुद ही ढूंढना पड़ेगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप सभी के सक्सेस मंत्रा से हमने आज ये जाना कि आखिरकार सक्सेस किन किन चीज़ों से मिलकर बनी हुई है। जैसे कि किसी ने कहा कि डेडिकेशन, किसी ने कहा हार्ड वर्क, किसी ने कहा फोकस, किसी ने कहा कि आपको 100% हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी देना है। तो बहुत सारे सक्सेस मंत्र आज हमें मिले। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अनुराग, आपका भी एक दफ़ा फिर से धन्यवाद। और आइए अब हम चलते हैं अंशु के पास। थैंक यू सो मच श्वेता।
और अब प्रियदर्शनी, आगे क्या है कार्यक्रम में? देखिए, जैसा इन्होंने कहा कि सक्सेस के मायने सबके लिए अलग अलग होते हैं, लेकिन कई बार सक्सेस पाने का जो हमारा सफर है, हमारी प्लानिंग कभी फेल हो जाती है फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स की वजह से, परिस्थितियों की वजह से। लेकिन ऐसे में अगर आप में सच्ची चाह है पढ़ने की, तो ऐसे लोग हैं, ऐसी संस्थाएं हैं, हमारी गवर्नमेंट है जो आपको प्रोत्साहन देती है आगे पढ़ाई करने के लिए। बिल्कुल, फेलोशिप्स और स्कॉलरशिप्स ऐसे में आपकी सहायक पूर्ण होती हैं। बिल्कुल, और आज इसीलिए एक खास सेगमेंट हम आपके लिए लेकर आए हैं। जैसा कि हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था, आज चर्चा करेंगे हम लोग ICSSR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च फेलोशिप के बारे में। लेकिन दर्शकों, चर्चा शुरू करने से पहले आपको बता दें, ये सेगमेंट हमारा फोन इन रहेगा। अगर आपके मन में कोई भी सवाल, कोई भी संशय आप हमारे एक्सपर्ट से जानना पूछना चाहते हैं, सीधे हमें स्टूडियो में कॉल कर सकते हैं। हमारे स्टूडियो का नंबर है 011-230-97532। इस फ़ोन नंबर के ज़रिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और इस जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रोफेसर धनंजय सिंह जी। सर, बहुत स्वागत है DD मॉर्निंग शो में। यू आर द मेंबर सेक्रेटरी ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च। सर जी, बहुत सर, चर्चा को शुरू करेंगे और सबसे पहले यही बताइए आम दर्शकों को कि ICSSR क्या चीज़ है और इसमें कौन कौन से एरियाज़ और डिसिप्लिन्स में परस्यूइंग होती है और रिसर्च इसमें अवेलेबल है? जी देखिए, ICSSR सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में जो शोध और अनुसंधान की इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन है। अगर देखा जाए तो एशिया में सबसे पुरानी होगी 1969 में, 1969 में इसकी स्थापना होती है। और ये समझा जाता है कि सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान, समाज पे शोध और अनुसंधान भारत के विकसित राष्ट्र बनने में, खासकर आज के परिवेश में अगर हम 69 से अभी तक का दौर देखें, एक अहम भूमिका होती है। और इसीलिए जो सोशल साइंटिस्ट हैं, यंग सोशल साइंटिस्ट हैं, सीनियर सोशल साइंटिस्ट हैं, डिफरेंट स्टेजेस में जो सोशल साइंस के रिसर्च में या स्टडी में, टीचिंग में लोग जो इन्वॉल्व हैं, उनको सपोर्ट करना, उनको एक दिशा देना, किस दिशा में सोशल साइंस रिसर्च बढ़नी चाहिए देश में, सरकार को एडवाइस देना, सरकार के एडवाइस पे जो इवॉल्विंग एरियाज़ जो इसको हम कहते हैं, उस पे सोशल साइंस रिसर्च को केंद्रित करना, ये कुछ महत्वपूर्ण कार्य जो है वो सोशल साइंस ICSSR, जिसका जैसे काम में जुड़ा हुआ हूँ एज मेंबर सेक्रेटरी, ये निभाती रही है। सोशल साइंस एक हमारे समाज के लिए बहुत ही रेलेवेंट एरिया है। इसमें रिसर्च इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? देखिए, कोई भी समाज, देश या विश्व रिसर्च के बेस, अनुसंधान और शोध के बेस पे ही आगे चलते हैं। और हर चीज़ का कहीं ना कहीं एक सोशल इम्पैक्ट होता है। चाहे वो साइंस में उपलब्धि हो, टेक्नोलॉजी में उपलब्धि हो, उसका सोशल इम्पैक्ट होता है। सोशल इम्पैक्ट भी होता है और सोशल आइडिया से ही कभी एक आइडिया बन के उभरता है। आज देखिए तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितनी चर्चा हो रही है। साथ ही में विश्व भर में ये भी चर्चा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सोशल, कल्चरल, फैमिली स्ट्रक्चर है हमारा, हमारे जो इंस्टीट्यूशंस है उस पर क्या इम्पैक्ट हो। तो सोशल साइंस रिसर्च जो हर चीज़ का एक अहम हिस्सा है और इसलिए जो है ये बहुत महत्वपूर्ण हर देश में, हर समाज में है कि सोशल साइंस रिसर्च पे जो है बहुत ही गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है। जी सर, इसमें ये बताइए कि कौन से रिसर्चर्स इसमें जुड़ सकते हैं? देखिए, हमारे यहाँ कुल मिलाकर देखा जाए तो दो तरह के हम रिसर्च जो है जिसको हम प्रोत्साहन और सपोर्ट देते हैं, सरकार देती है। खासकर मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि अभी इस समय जो है सरकार की प्राथमिकता है रिसर्च पे। फंडिंग भी जो ICSSR को है वो बढ़ाई गई है रिसर्च को ध्यान में देखते हुए, क्योंकि ये मानना है सरकार का कि 2047 तक अगर हमें विकसित राष्ट्र बनना है और बनना है ऑफकोर्स अमृत काल में, ये दृढ़ निश्चय है। तो सोशल साइंस रिसर्च की अहम भूमिका है। सरकार की जो डिफरेंट स्कीम्स हैं उस पर जो है शोध और अनुसंधान करने की आवश्यकता जो हमने पहल शुरू भी की है सरकार के स्कीम्स पे। तो अगर मैं पीछे आऊँ तो दो तरह का, एक तो हम जो रिसर्च प्रोजेक्ट्स देते हैं और दूसरे रिसर्च फेलोशिप देते हैं। आई थिंक रिसर्च फेलोशिप की आप ज़्यादा बात कर रहे हैं।
तो दो तरह की ये स्कीम्स है जिसके अंदर जो है हम रिसर्चर्स को सपोर्ट करते हैं। यंग रिसर्चर्स भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं, फेलोशिप में, खासकर फेलोशिप में, पर रिसर्च प्रोजेक्ट्स में भी एज रिसर्च एसोसिएट्स, रिसर्च असिस्टेंट, फील्ड इन्वेस्टिगेटर, इसमें जो यंग रिसर्चर्स हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, जो एमए किए होते हैं एमए जस्ट एमए होने के बाद जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। तो इसके क्या क्राइटेरिया रहता है कि अगर मैं एक रिसर्च फेलो बनना चाहती हूँ तो मेरी क्या क्या क्राइटेरियाज मुझे फुलफिल करने पड़ेंगे? ठीक है, सबसे पहले तो एमए होना चाहिए। हमारे यहाँ डॉक्टरल फेलोशिप, पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप और सीनियर फेलोशिप और नेशनल फेलोशिप, ये 4 तरह की फेलोशिप ICSSR देती हैं। अगर अर्ली करियर रिसर्चर्स की बात करें तो डॉक्टरल फेलोशिप और पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप जो है, डॉक्टरल फेलोशिप के लिए आप एमए होने चाहिए, मास्टर्स होना चाहिए आपको। 26 डिसिप्लिन्स हैं जिसमें हम फेलोशिप देते हैं। सो कोर सोशल साइंस ही नहीं, जैसे हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, कोर सोशल साइंस। इसके अलावा लैंग्वेज स्टडीज़, मीडिया स्टडीज़, कल्चर स्टडीज़, साइकोलॉजी, ऑफ कोर्स थोड़ा मार्जिन पे साइकोलॉजी। सो 26 डिसिप्लिन जिसमें कि हम 26 डिसिप्लिन है जिसमें हम इस फेलोशिप को अवेल कर सकते हैं। धनंजय जी, चर्चा में बने रहेंगे। इससे पहले हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं मध्य प्रदेश से। जी, अपना सवाल पूछें। हेलो जी, अपना सवाल पूछें। मैडम आवाज आ रही है क्या? जी, हम आपको सुन पा रहे हैं, पूछिए सवाल। अंशु मैडम बोल रहे हैं। सबसे पहले तो प्रियदर्शिनी मैडम, आपको अपनी शानदार एंकरिंग के लिए नेशनल फिल्म फेस्टिवल में आपको बहुत बहुत बधाई हो। तारीफें काबिल थी। एंकरिंग में डिसेंसी कैसे मेंटेन की जाती है, कोई जी शुक्रिया। आप अपना सवाल पूछें। बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैं ये सवाल है मेरा कि सोशल साइंस में बात चल रही है, तो ऐसा पुरानी एक एफोरिज्म है कि मैन इज ए सोशल एंड पॉलिटिकल एनिमल। तो ये सोशियोलॉजी का जो इंस्टीट्यूट है, ये पॉलिटिकल साइंस को कैसे कनेक्ट करता है? क्योंकि वो कॉमन एफोरिज्म है कि मनुष्य एक सामाजिक और राजनीतिक प्राणी है, बात समाज विज्ञान पे चल रही है, तो राजनीति से इसको सर कैसे कोरिलेट करके बताएंगे? बताइए प्लीज। जी शुक्रिया। देखिए, बहुत अच्छा सवाल है उनका। राजनीति एक है और नीति एक बात है, जैसे हमारे कौटिल्य के अर्थशास्त्र में ही है। और जो नीति जो है, नीति पे ही देश की जो डेवलपमेंट है वो डिपेंड करती है। सो पॉलिटिकल स्टडीज़ में जो रिसर्च है वो रिसर्च ये है कि जो नीतियां हैं सरकार की और जो पॉलिटिकल फॉर्मेशंस, उन्होंने कहा कि मैन इज़ ए पॉलिटिकल एनिमल, जो एरिस्टोटल्स की बात की। हमारे यहाँ जो है, मैं अर्थशास्त्र की बात कर रहा था, तो धर्म जो अहम हिस्सा है उसका, नीति का, और अपने में जो है एक सामाजिक प्राणी है, हमारे सामाजिक प्राणी कहते हैं, जो है कि समाज से हम जुड़े हुए, समाज से हटकर जो हम कुछ नहीं है। हमारी जो पढ़ाई लिखाई है, जॉब जो हमारा करियर है, और हमारे रिसर्च है। ये भी कह दूं कि रिसर्च जो है फॉर्मली और इनफॉर्मली हर स्टेज में इन्वॉल्व है, क्योंकि रिसर्च आइडिया से है। अगर आपके पास एक क्रिटिकल आइडिया है, क्रिटिकल सोच है, तो वो रिसर्च को लेकर लीड करता है। तो हमारे देश में, भारत में जो है, प्राचीन काल से हम ये मानते रहे हैं कि समाज का जो इंसान है, जो जीव है, और जो हमारी जो चित्त है, जो हमारी चित्तवृत्ति है, वो समाज का एक अहम अंग है। उसको समझने की आवश्यकता है। अब जो पॉलिटिकल फॉर्मेशंस जो हैं, चाहे आप मॉडर्न स्टेट की बात करें या हम एंशिएंट टाइम्स जो है, जनपद जो हम जिसके हम जानते हैं, उसमें ये है कि जो सरकार की नीतियाँ हैं या जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की नीतियाँ हैं, जो है स्टेट की नीतियां हैं, पंचायत की नीतियां हैं, वो किस दिशा में जा रही है, उसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है, उसमें क्या जो है नए पहलू क्या जुड़ने चाहिए, ये सारा विषय जो है ये या जो हमारी जनजातियां हैं, जनजातियां जो हमारी कम्युनिटीज़, उनमें से बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है, स्पेशली जब हम इकोलॉजी और क्लाइमेट क्राइसिस की बात कर रहे हैं, क्योंकि उनके अपने जो इंडिजिनस ट्रेडिशंस में है। ये सारा जो पॉलिटिकल स्टडीज़ जो है वो सिंपली वो सिर्फ इसलिए, इट्स नॉट ओनली लिमिटेड टू मेयर लाइक पावर, जो एक सेंस में वेस्ट से कॉन्सेप्ट आता है कि पॉलिटिकल स्टडीज इज इंटीग्रली कनेक्टेड टू पावर, नॉट सिंपली दैट, बट समाज का जो पूरा एक अंडरस्टैंडिंग है। इसलिए सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इसलिए भी मैं एक बात और जोड़ना चाहूँगा कि हम इस पर भी जोर देते हैं। मैंने 26 आपको डिसिप्लिन्स की बात की, लेकिन हमारे यहाँ भी इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च को भी हम बहुत एम्फेसिस देते हैं, एम्फेसाइज करते हैं उस पर, NEP के कॉन्टेक्स्ट में और वैसे भी भारतीय जो ज्ञान परंपरा के कॉन्टेक्स्ट में, कि सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इतिहास सब जुड़े हुए हैं। तो पॉलिटिकल स्टडीज़ को भी एक भारतीय परिप्रेक्ष्य में जो है समझने की आवश्यकता है। उस दिशा में हम अग्रसर हैं ICSSR
ICSSR में। बिल्कुल। धनंजय जी, बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स और जो स्कॉलर्स हैं उस तक पहुंच नहीं पाते हैं। अवेयरनेस के लिए क्या किया जा सकता है, क्योंकि वेबसाइट पे विजिट कोई करना नहीं चाहता है और न्यूज़पेपर पे जो छोटा सा ऐड आता है वहाँ तक लोग पहुँच नहीं पाते हैं, तो अवेयरनेस के लिए क्या किया जा सकता है? नहीं, देखिए, ये आपने बहुत सही बात कही और हम वैसे कोशिश करते हैं कि अखबार में जो है एडवर्टाइज़ करते हैं, वेबसाइट पे तो रहता ही है, और सोशल मीडिया पे हम थोड़ा अभी एक्टिव हो रहे हैं। हमें कुछ रिक्वेस्ट भी आते हैं, कुछ डेट्स, जैसे अभी हम फेलोशिप्स की जो है अभी अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि हमने 27 तक था, तो हमें रिक्वेस्ट आया, तो हमने 31 तक, यानी कि कल तक जो डेट है, तो आज भी डेट है, अप्लाई कर सकते हैं डॉक्टरल फेलोशिप के लिए। खासकर जो यंग लोग जो यूनिवर्सिटीज़ में जो जिनको फेलोशिप UGC की नहीं मिलती है, वो ICSR की अपना प्रोसेस सिलेक्शन का, तो कल तक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इससे संबंधित सारी जानकारी प्राप्त करने के लिए वो कहाँ जाएं? वो ICSSR के वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पे गाइडलाइंस उपलब्ध हैं, उसको देखें और कल रात तक वो अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई करने में कुछ ही घंटे लगते हैं, तो आज अप्लाई कर सकते हैं। जो लोग PhD कर रहे हैं, जिनको कोई फेलोशिप नहीं है सोशल साइंस में, जो बच्चे PhD कर रहे हैं, जो स्कॉलर्स हैं, वो इस फेलोशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डॉक्टरल फेलोशिप के लिए। और जिन्होंने PhD कर ली है, मान लीजिए इन्होंने PhD कर ली है और किसी कारणवश अब जॉब की में है या रिसर्च में इंटरेस्ट है, लेकिन स्पेशली एकेडमिक्स में या इवन अदर एरियाज़ में जॉब से तो लगता है कि हाँ, मैं 2 साल और रिसर्च कर लूँ अपने PhD में आगे, तो उसके लिए पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप है। हाँ, मान लिया आपने PhD किया किसी एरिया में, जैसे उन्होंने कहा अभी समाज पे एक पहलू पे PhD कर लिया आपने, आपको लगता है इस पर तो मुझे और आगे काम करना, साथ में जॉब भी ज़रूरी है, तो अगर आपको लगता है कि 2 साल में मैं ज़रा और इसको आगे बढ़ाऊँ, कुछ सपोर्ट मिल जाए, उसके लिए पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप है, उसके लिए भी कल तक अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल, ठीक है। सर, एक बात और बताइए ताकि हमारे दर्शक और थोड़ा सा अवेयर हो सके, किस टाइम पीरियड में ये निकलती हैं, कि समर्स में निकलती हैं या विंटर्स में? कोई टाइम पीरियड अपना फिक्स होता है? यूजुअली जो है अक्सर इसी समय में निकलते हैं, तो अगस्त सितंबर तक जो है हम सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर पे नजर बनाए रखें अगर आप इसमें आवेदन करना चाहते हैं तो। इसके अंदर क्या सिर्फ हमारे हिंदुस्तान यानी भारत की ही यूनिवर्सिटीज़ में फेलोशिप मिलती है, या अगर कोई बाहर जाकर भी रिसर्च करना चाहे उसके लिए भी कुछ प्रोविजंस हैं? नहीं, बाहर के लिए तो ऐसा अभी नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि आपको भारत पे स्टडी करना है, रिसर्च करना है, तो भारत में होना आवश्यक है। क्योंकि ज़्यादातर जो रिसर्च है, वैसे थियोरेटिकल रिसर्च भी हम करते हैं, पर ज़्यादातर जो रिसर्च है वो एक फील्ड बेस्ड होती है, तो इसलिए भारत में रहना आवश्यक है। भारत की किसी यूनिवर्सिटी में एसोसिएट जो करना अपने आप को, वो ज़रूरी है। सर, भारत में रहना ज़रूरी है, वो ठीक है, लेकिन किसी का मान लीजिए विषय जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है, लेकिन वो रहे भारत में रहे, तो वो इसके अंतर्गत आ सकता है? देखिए, हाँ, आ सकते हैं। भारतीय सिटीजन होने की आवश्यकता है और वो आ सकते हैं। और ये भी हम साथ में कह दें कि थोड़ा अगर सीनियर लेवल पे हम जाएं तो हम कोलैबोरेटिव रिसर्च को हम सपोर्ट करते हैं कि मान लीजिए कि एक ऐसा एरिया है जिस पे कि आपको लगता है कि भारत और जापान में, मान लीजिए जापान में कोई भी स्टडी किसी सब्जेक्ट में आप करना चाहते हैं, तो वहाँ के किसी स्कॉलर से अगर आप अपना जो है आपको लगता है कि कोलैबोरेटिव रिसर्च हो सकती है, उसको भी हम सपोर्ट करते हैं। और हम ये भी सपोर्ट करते हैं कि जो ये चीज़ बहुत ज़रूरी अब दर्शकों को बताना कि जो स्टूडेंट्स PhD कर रहे हैं MA के बाद, वो अगर उन अपने एरिया में कोई सेमिनार कॉन्फ्रेंस अगर विदेश में वो अटेंड करना चाहते हैं, तो उसको वो भी हम सपोर्ट करते हैं। उसको भी हम सपोर्ट करते हैं, वो भी जानना बहुत आवश्यक है क्योंकि ICSSR is such an organization of reputation and plus it's such a vast subject you guys are covering. So ऐसे में इतनी सारी एप्लीकेशंस आती हैं, इतने सारे अलग-अलग विषयों पर, तो क्राइटेरिया उनको सेलेक्ट करने का क्या रहता है? वी हैव वेरी रिगरस प्रोसेस। सो फर्स्ट जो है वो हम स्क्रीनिंग करते हैं एलिजिबिलिटी डिसाइड करने के लिए। आफ्टर दैट ऑफ कोर्स वी हैव अ टीम, अ पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स। वी इनवाइट प्रोफेसर्स फ्रॉम डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ ऑफ द कंट्री और वो आते हैं। और पहला हमारा जो प्रोसेस होता है वो इवैल्यूएशन ऑफ प्रपोजल्स का होता है। उसके बाद फिर हम इंटरेक्शंस होते हैं। तो एक काफ़ी ही सुदृढ़ जो हमारा प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन है।
So, as a person who is interested in research and wants to apply, how should I prepare myself? क्या-क्या चीज़ों पे मैं काम करूं और अपने आप को तैयार करूं जिससे मेरा सिलेक्शन आसानी से हो जाए? पहली चीज़ तो ये है कि आप जिस विषय पे रिसर्च करना चाहते हैं उस पे आपका स्टडी होना चाहिए, रीडिंग्स होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आप मान लीजिए कि मैं क्लाइमेट क्राइसिस पे बात या मैं ओशन रिसर्च कर ले, ओशन रिसर्च भी आजकल है कि ओशन इज सो सिग्निफिकेंट टू आवर एग्जिस्टेंस। तो मुझे ये पता होना चाहिए कि अब तक जो है क्या रिसर्च हुई है, जो महत्वपूर्ण रिसर्च क्या हुई वो पता होना चाहिए। दूसरी चीज़ है कि आपके पास एक आइडिया होना चाहिए, दैट आइडिया इज इम्पॉर्टेंट। इफ यू हैव एन आइडिया देन ऑफ कोर्स यू विल बी सपोर्टेड बिकॉज़ एवरीबॉडी विल बी इंटरेस्टेड टू नो कि इससे क्या निकल के आएगा। तो दीज आर द टू इम्पॉर्टेंट थिंग्स। Some things like you have to have X number of published articles, XYZ, are these things also important? देखिए डॉक्टरल फेलोशिप के लिए इतना नहीं, बट हाँ अगर आपने एक आर्टिकल कहीं अच्छा एक दो आर्टिकल पब्लिश किया, इट गोज इन योर फेवर, ऑफ कोर्स इट गोज बिकॉज दैट शोज दैट you do have an inclination towards research, you have a training in research, you have a skill in research, that's why you got published at a good place. वो आवश्यक है। लेकिन अगर मान लीजिए आपके पास नहीं है तो भी डॉक्टरल रिसर्च में, क्योंकि हम ये समझते हैं कि कोई भी विद्यार्थी है एमए करके अभी पीएचडी में गया है तो कोई आवश्यक नहीं है कि उनके पास पब्लिकेशन हो, कि वो समय भी लगता है अच्छी जगह पब्लिश करने में। तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आपका जो प्रपोजल है उस पे स्ट्रेंथ होना चाहिए, उसमें कुछ लगना चाहिए कि उस आपकी एक तो क्रिटिकल थिंकिंग आप डेवलप करते हैं आपके एरिया में जो मेजर रिसर्च है उसको पढ़ के, और आपके पास एक रिसर्च आइडिया होना चाहिए, एक क्वेश्चंस होने चाहिए आपको। वो दो आवश्यक चीज़ें हैं। तीसरी चीज़ मेथोडोलॉजी आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। आप कैसे रिसर्च करेंगे जो है ये प्रमाण, जो हमारे प्रमाण की जो बात है वो होना चाहिए आप में जो है। डेटा सैम्पलिंग, डेटा एनालिसिस, ये सब चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। जी बिल्कुल जी। तो सर रिसर्च करते हुए जैसे आपने बताया ये सारी चीज़ें तो महत्वपूर्ण हैं ही, क्या जो आर्टिकल पब्लिश की आपने बात की है उसका भी कोई प्रोविजन है, इस बारे में जानेंगे। लेकिन उससे पहले एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, आइए जानते हैं उनका क्या सवाल है। स्वर्ण लता जी अपना सवाल पूछें अगर आप तक आवाज पहुंचती है तो। हाँ जी बेटा, मेरा ये सवाल है कि ये जो सरकार की कुछ नीतियां हैं ना, इसमें मैं अपना सहयोग देना चाहती हूँ। जैसे अभी घर घर झंडा लगाया, तो वो झंडे लगा तो दिए, लेकिन उसका विस्तारण ये काम वाली उसके तक पहुंच के। मैम ICSSR से संबंधित अगर आपका कोई सवाल है तो साझा करें। सवाल मेरा ये है, ये जो सामाजिक कार्य के लिए प्रोजेक्ट दे रहे हैं, मुझे एक प्रोजेक्ट चाहिए। मैं रिटायर्ड टीचर। सामाजिक कार्य के लिए कोई अपना प्रोजेक्ट सबमिट करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं? वो भी जैसे फेलोशिप की तरह हम वो एडवर्टाइज करते अनाउंस करते हैं। अभी हाल में हमारे पास करीब 6000 एप्लीकेशंस आए हैं हमारे पास। तो जब ICSSR एडवर्टाइज करती हैं, दो तरह के प्रोजेक्ट्स होते हैं हमारे। एक तो रेगुलर होते हैं जो हम मेजर माइनर प्रोजेक्ट्स जिनको कहते हैं, और स्पेसिफिक एरियाज में भी हम प्रोजेक्ट अनाउंस करते हैं। तो सर ये जो फेलोशिप्स और स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड होती हैं, क्या इसके लिए मैंडेटरी है कि PhD होना ज़रूरी है? जी PhD होना ज़रूरी है फेलोशिप्स के लिए, लेकिन जो हम जैसे मैडम कह रही थी, प्रोजेक्ट्स में भी जो रिसर्च स्टाफ होते हैं, जैसे किसी प्रोफेसर को, असिस्टेंट प्रोफेसर को हमने प्रोजेक्ट दिए तो वो उनको रिसर्च स्टाफ रखने, तो रिसर्च स्टाफ में जो फील्ड इन्वेस्टिगेटर्स हैं और रिसर्च असिस्टेंट हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। वो MA के बाद भी वो अप्लाई कर सकते हैं और वहाँ से उनकी ट्रेनिंग भी शुरू हो जाती है रिसर्च में। Professor Dhananjay Singh, thank you so much for speaking to us. It was really insightful and very knowledgeable to speak to you. Thank you. Thank you so much.